नमस्कार। रेनबो साइंस सर्किट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th के दूसरे अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। और आप लोगों ने पिछले क्लासों में देखा होगा कि अम्लों के गुणधर्म को, प्रॉपर्टीज को देखे थे, क्षारकों के गुणधर्म को देखे थे। और आज उसी अम्ल और क्षारक के गुणधर्म के आधार पर कुछ और बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, आज का हम लोगों का विषय है अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। दोनों में क्या इक्वलिटी है, क्या समानताएं हैं, क्या खासियत है, क्या एकरूपता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चूंकि आज का जो क्लास है वो थ्योरी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ बात है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। और इसी सिद्धांत, इसी थ्योरी के आधार पर आपके एनसीईआरटी बुक्स के कई क्वेश्चंस का भी हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आप सभी अंत तक सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, लिखा गया, हम जानते हैं कि सभी अम्लों में एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। आपने देखा था पिछले 2-3 क्लासों में कि अम्लों के गुणधर्म और क्षारकों के गुणधर्म की जब चर्चा हो रही थी तो वहां आपने पढ़ा था कि अम्लों में जो गुणधर्म होते हैं, जैसे हाइड्रोजन उत्पन्न करने का गुणधर्म है, फिर लवण और जल बनाने का गुणधर्म है, तो ये सब गुणधर्म सभी अम्लों में होता है, लगभग अधिकांश अम्लों में होता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उसमें एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। फिर इसी प्रकार से क्षारकों में भी एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। मतलब अम्ल में जितने गुणधर्म हैं तो वो सभी अम्लों में रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं। क्षारकों में जितने गुणधर्म है तो सभी क्षारकों में एक जैसे गुणधर्म होते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब यह हो गया कि सभी अम्लों में एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, साथ ही सभी क्षारकों में भी एक समान रासायनिक गुण होते हैं। अम्लों की अभिक्रिया याद कीजिए, जब आप अम्ल की अभिक्रिया धातुओं से करवाए थे तो वहां क्या हुआ था, यहां लिखा गया है अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। याद होगा आपको कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाए थे तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त हुई थी। इसका मतलब है कि अम्ल में हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है। यह प्रमाणित करता है कि अगर हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं और वह मीठा लगता है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं चीनी की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, चाहे वो जहां से भी आया हो, जिस रूप से भी आया हो। यहां लिखा गया है कि अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अर्थात सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ठीक से सब आदमी समझेंगे कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। मतलब जितने भी अम्ल होंगे उन सभी अम्लों में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। अब देखिए, जितने भी यौगिक होंगे, अम्ल जितने होंगे उसमें हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन अब हाइड्रोजन वाले और सब जो यौगिक होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी हाइड्रोजन वाले यौगिक है वे सभी अम्ल हैं। तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन वाले सभी यौगिक अम्ल नहीं होंगे। तो उसी के बारे में देखिए, यहां लिखा गया है फिर कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। अब एक और बात है कि अम्ल अपना गुणधर्म केवल जलीय विलयन के रूप में प्रदर्शित करता है। मतलब अम्ल का जो गुणधर्म है, अम्लीयता का जो गुणधर्म है, वो तब प्रदर्शित करेगा जब वह जल के साथ मिला हुआ रहेगा। अगर जल के साथ नहीं मिला हुआ है अम्ल, तो वह अपना गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेगा। और इसको आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, एनसीईआरटी को, वहां कुछ क्रियाकलाप दिया गया, एक्टिविटी दिया गया है। जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहां लिखा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन। और किसी ने पूछा था कमेंट्स करके कि ये आयन क्या होता है, तो आपको 9th क्लास में बताया गया था कि आवेशित कण को आयन कहते हैं। जैसे सोडियम परमाणु है Na, तो सोडियम जो Na है तो वह केवल Na है, लेकिन जैसे इस सोडियम पर यहां प्लस चार्ज दे दिए, अब ये आवेशित हो गया। आवेशित मतलब या तो धन आवेश से आवेशित हो जाना या ऋण आवेश से आवेशित हो जाना। ये सब कहानी है जो 9th क्लास में पढ़ने के लिए थी। यहां हम लोग तुरंत सभी बातों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि जितने भी
आवेशित कण होते हैं, उसी आवेशित कण को आयन कहते हैं। यह सोडियम आयन हो गया। इसी तरह से अगर आप क्लोराइड आयन की चर्चा करें तो Cl-, ऑक्साइड आयन की चर्चा करें O-। ये सब क्या है? आयन है। जितने भी आवेशित कण होंगे, चाहे उस पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, चूंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, तो जितने भी आवेशित कण होते हैं उसी को आयन कहते हैं। तो याद रखना है, अम्ल को जब हम लोग जल में मिला देंगे, या कहिए कि अम्ल का जब जलीय विलयन बनाते हैं, हम लोग जलीय विलयन प्राप्त करते हैं, तो अम्ल जल के साथ मिल करके या अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। इसी आयन की उपस्थिति के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करेंगे बढ़िया से आप लोग, कि अम्ल को जैसे पानी के साथ मिलाते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो अम्ल का जो जलीय विलयन प्राप्त होता है, एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है हम लोगों को, तो उसमें H+ आयन आ जाता है। और आयन का मतलब आवेशित कण, तो जहां आवेश होगा वहीं विद्युत धारा का प्रवाह होगी। तो आपने निचले कक्षाओं में पढ़ा भी होगा विद्युत धारा के बारे में। वैसे 10th में फिजिक्स में एक पूरा विशाल विस्तृत चैप्टर ही है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, तो वहां हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर तत्काल अभी समझिए कि जब तक कोई भी कण आवेशित नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह होगा तब विद्युत धारा होगा, जल का प्रवाह होगा तब उसको नदी या पोखर, नदी या नहर कह सकते हैं। जल अगर बहेगी ही नहीं तो क्या उसको नदी कह देंगे? नहीं कह सकते। तालाब को हम लोग नदी नहीं कह सकते हैं, तालाब में पानी अस्थिर है और नदी में पानी बह रहा है, नहर में पानी, नाला में पानी बह रहा है, तो वो जल का प्रवाह होगा, जल बहना शुरू कर देगी, तब हम लोग उसको नदी या नहर या नाला कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। चूंकि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, अम्ल का, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, वह क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाता है, और आयन होगा तो वहां फिर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसलिए कहा जाता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब एक चीज ऊपर हम लोग चर्चा किए थे अभी, कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक है, जितने भी हाइड्रोजन वाले यौगिक हैं, क्या हाइड्रोजन वाले सभी यौगिक अम्लीय हो सकते हैं? तो नहीं, हाइड्रोजन युक्त जितने यौगिक होंगे वे सभी यौगिक अम्लीय नहीं होंगे। हाँ, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन वाले सभी यौगिक अम्लीय नहीं होंगे। दो बहुत अच्छा उदाहरण है यौगिकों का हमारे पास। एक ग्लूकोज का नाम आपने तो सुना ही होगा, C6H12O6। देखिए हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, यहाँ 12 परमाणु है हाइड्रोजन के। और दूसरा जो कंपाउंड हम लोग यहाँ लिए हैं एल्कोहल C2H5OH, इसको एथेनॉल भी कहते हैं या एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन के 5 एटम्स हैं, 5 परमाणु हैं। तो इस दोनों में हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी है और एल्कोहल में भी है, लेकिन ये यौगिक हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी ये हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। जब इसको जल में घोलते हैं ग्लूकोज को या फिर एल्कोहल को, तो यह आयन प्रदान नहीं करता है। इसलिए ये ग्लूकोज और यह एल्कोहल, ये दोनों हाइड्रोजन की उपस्थिति के बावजूद भी यह अम्ल नहीं है, इनको अम्ल के कैटेगरी में, अम्ल के श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो ये बात आप क्लियर करें कि कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल तब होगा जब वह उसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। अब आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, इसके लिए वही विद्युत धारा प्रवाहित करवा के देखेंगे। आप क्रियाकलाप पढ़िएगा या फिर देख लीजिएगा विद्युत धारा के चैप्टर में, जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे जलीय विलयन से, और उसका जलीय विलयन अगर विद्युत का सुचालक हो गया, इसका मतलब उसमें आयन है, और आयन की उपस्थिति है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन प्रदान किया है। और हाइड्रोजन आयन जो भी यौगिक प्रदान करेगा जल में, वो सभी क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल जो है, हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी, हाइड्रोजन की उपस्थिति के बावजूद भी, इसका जो जलीय विलयन होता है ग्लूकोज और एल्कोहल का, यह हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। इसलिए ग्लूकोज और एल्कोहल को अम्ल नहीं कहा जा सकता है, ये अम्ल नहीं है। तो ध्यान देना है, लिखे हैं लेकिन ऐसे यौगिकों के जलीय विलयन H+ प्रदान नहीं करते हैं। H+ का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है, इसलिए ग्लूकोज एवं एल्कोहल अम्लीय नहीं है।
ये तो था अम्लों के गुणधर्म में समानता, कि सभी अम्लों में लगभग इसी प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। चूंकि हमारा हेडिंग है क्षारकों में समानताएं, तो जिस तरह का व्यवहार अम्ल प्रदर्शित करता है ठीक उसी तरह का व्यवहार क्षारक भी प्रदर्शित करता है। बस फर्क क्या है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है, जबकि क्षारकों का जो जलीय विलयन होता है वह हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करके वह हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। यहां आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार क्षारकों के जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो अम्ल था ये क्या करता था, ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन, और जो हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है वह, मतलब क्षारकों का जो जलीय विलयन है वह हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- प्रदान करता है। किसी भी आप क्षारक को ले लें और उस क्षारक का जो जलीय विलयन होगा वह हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। तो इस तरह से क्षारक भी अम्लों की भांति जलीय अवस्था में ही अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्षारक भी अगर शुष्क रूप में रहेगा, शुष्क मतलब सूखा रूप में या ठोस के रूप में रहेगा, तो वह अपना अम्लीय या जलीय गुण अम्ल या क्षारक प्रदर्शित नहीं करेगा। कोई भी अम्ल अम्लीय गुण तब प्रदर्शित करेगा जब वह जलीय विलयन के रूप में होगा। कोई भी क्षारक क्षारकीय गुण तब प्रदर्शित करेगा जब वह जलीय विलयन के रूप में होगा। शुष्क या ठोस रूप में न तो अम्ल अपना गुण प्रदर्शित कर सकता है और न ही क्षारक अपना गुण प्रदर्शित कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि अम्ल और क्षारक दोनों के जलीय विलयन को जब हम लोग तैयार करते हैं तो दोनों आयन प्रदान करता है। फर्क यही है कि अम्ल जो है वह हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक जो है वह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यही कारण है कि अम्ल और क्षारक का जो जलीय विलयन होता है, इन्हीं आयनों के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। और एक और प्रश्न जो आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा या और किसी पब्लिकेशन के बुक में आपको मिल जाएगा, वह यह होता है कि जो अम्ल होता है वह अगर शुष्क रूप में है, सूखा हुआ रूप में है, मतलब बिना जलीय विलयन है, उसको जल नहीं मिला हुआ है, तो अम्ल या क्षारक का जो उपस्थिति रहेगा, अम्ल या क्षारक जो रहेगा वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आप इस बात को ऐसे समझें कि अम्ल या क्षारक अपना गुण तभी प्रदर्शित करेगा जब वह आयन प्रदान करेगा। और हम लोग पहले पढ़े कि आयन तब प्रदान करेगा जब उसको जल के साथ मिलाएंगे, क्योंकि जलीय विलयन ही अम्ल और क्षारक का आयन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग ये बात क्लियर कर पा रहे हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर वह शुष्क रूप में है, एकदम सूखा हुआ है, थोड़ी सी भी उसमें जल की मात्रा नहीं है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होगा उसमें अम्ल का गुण होगा ही नहीं। अम्ल का गुण तब होगा जब उसको आप जल के साथ मिलाएंगे, क्योंकि जैसे ही HCl जल के साथ मिलेगा, जल से अभिक्रिया करेगा, तो वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा और अम्ल तभी अम्लीय गुण प्रदर्शित कर सकता है जब वो आयन बनाएगा। तो इसलिए याद रखना आपको कि अम्ल या क्षारक अपना गुण जलीय रूप में, जलीय विलयन के रूप में ही प्रदर्शित कर सकता है। शुष्क या सूखे रूप में, ड्राई रूप में वो अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यही अम्ल और क्षारकों की समानताएं थी। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और आप घर में पढ़ेंगे और इन बातों को अगर ध्यान से समझेंगे तो इसके आधार पर कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप अपने बुक में देखेंगे तो वो हल किया जा सकता है। लेकिन आपको कॉपी को पढ़ना है ठीक से, वीडियो को देखना है ठीक से, और आपको अपनी जो किताब है उस किताब में जो क्रियाकलाप एक्टिविटी दिया गया है उसको भी पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे या इस पैटर्न पर जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे आसानी से हल हो जाएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छा टॉपिक लेकर के। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। धन्यवाद।